पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेशर के ऊपर बात किया था। आज की क्लास हमारे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर होगी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बोला था कि हम कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मोल हो गया, और उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डेंसिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी सम क्वांटिटीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, डेंसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं और इनको हमें पूरे 2 साल तक यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर इनका कुछ ना कुछ यूज़ आएगा ही आएगा। यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटीज़ एंड मोल्स ऑल्सो। पूरे 11th क्लास के सिलेबस के अंदर देयर आर सेवरल टॉपिक्स इन फिजिकल केमिस्ट्री जो इसके साथ बहुत ज़्यादा डील कर रहे होंगे। सो हमने पिछली क्लास में प्रेशर के बारे में बात करी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेशर निकालना कैसे है। प्रेशर कई सारी जगहों पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी राइट नाउ हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमारा एक्सटर्नल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, किसी भी अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट चाहिए कि वो फ्रीज्ड है और कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा, तो उस कंडीशन में भी प्रेशर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर वेरी करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले हमें टेम्परेचर को भी समझना होगा। सो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर है? इट इज़ ऑन टेम्परेचर। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी प्रेशर की ही तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कोरिलेट भी करते हैं बहुत सारी जगहों पर। जैसे अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर की जो छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी होंगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी जो पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर रहते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट अराउंड देयर मेन पोजीशन। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। वहीं पर जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, रैंडम होता है। और टेम्परेचर इस रैंडम मोशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस के पार्टिकल के मोशन को ही अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी टाइप, किसी भी स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट में हो मैटर, वो हर पार्टिकल के मोशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और किस तरीके से अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर क्या है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें समझेंगे टेम्परेचर है क्या। जो बेसिक डेफिनेशन हमें टेम्परेचर के बारे में पता है वो क्या है भाई? टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसको मेजर करने का एक तरीका है क्या, टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर बस यही है? नहीं, बेसिकली टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी डिफिनेशन के लिए ठीक है, बट बेसिकली ये है क्या, क्या है ये हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी? तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी कहाँ से आ रही है? दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम एनर्जी पर पार्टिकल। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, एक सब्सटेंस के हर एटम या हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसका मेजर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो उनकी एनर्जी पर पार्टिकल क्या करती है, घटती है। आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट्स हम घर में डेली ही करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। जैसे अगर हम क्या करें, एक हमको मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा वार्म वाटर पीना है तो हम क्या करते हैं, वार्म वाटर पीने के लिए हम पानी गर्म कर लेते हैं। ठीक है, और पानी गर्म करके क्या होता है, अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म हो जाए, अगर वो ड्रिंकेबल ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। सो वी आर अननोइंगली डूइंग व्हाट, वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या है? जब आपने पानी को ज़्यादा गर्म कर लिया तो बेसिकली पानी के जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए थे, उन पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी थी। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया, जब हमने क्या किया, ठंडे पानी को उसके अंदर मिक्स किया। ठीक है, और ऐसा ये हम डेली रूटीन में करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस है जो हमको जिसके लिए साइंस की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे नेचुरल नॉर्मल रूटीन के अंदर ये इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो बेसिकली जब हमने गर्म पानी में ठंडे पानी को मिलाया, या अगर हम एक गर्म बॉडी को एक ठंडे बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको पता होगा कि जब हम एक गर्म बॉडी को ठंडे बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो ठंडी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट
साइमल्टेनियसली जो आपकी हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एक समय आ जाएगा जिसके बाद दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दे विल बी एट सेम टेम्परेचर। कैसे हो रहा है ये चीज़, इसको समझते हैं। देखो ये है हमारी बॉडी ए, और ये जो बॉडी ए है ये बेसिकली क्या है, लोअर टेम्परेचर पे। इसे आप पार्टिकल भी समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल लोअर टेम्परेचर पर है, से लोअर टेम्परेचर T1 पर है। अगर इसका टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी लो है। इसकी एनर्जी लो है तो ये थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप दूसरा पार्टिकल देखें तो ये हायर टेम्परेचर पर है, से T2 टेम्परेचर पर है, और ये T2 टेम्परेचर हायर है। तो अब इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, या इस बॉडी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा फास्ट वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर। द मोमेंट आई डू ब्रिंग देम टुगेदर, द मोमेंट आई डू इट, जैसे ही हम उसको एक साथ लेकर आएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम उनको एक साथ लाएंगे ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। अब जब ये कोलिजन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पार्टिकल लोअर एनर्जी पे था, जो थोड़ा स्लोली वाइब्रेट कर रहा था, उसके वाइब्रेशंस में इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा, उसके मोशन में इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो पार्टिकल थोड़ा तेज वाइब्रेट कर रहा था वो उसकी एनर्जी घटने लग जाएगी, वो थोड़ा धीरे वाइब्रेट करने लगेगा, और धीरे धीरे इस पार्टिकल का, ए पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, बी का कम होता जाएगा, और एक टाइम के बाद दोनों एक बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएंगे। बैलेंस स्टेट में मतलब क्या है, ये दोनों एक ही वाइब्रेशन शो कर रहे होंगे, मतलब ये एक ही एनर्जी इनके पास होगी। तो ये दोनों ही पार्टिकल बेसिकली क्या हो गए, या ये दोनों ही बॉडी किस पे आ गए, सेम टेम्परेचर पे आ गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। कहाँ से कहाँ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसा करने की वजह से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का एनर्जी घटता गया और लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी का एनर्जी बढ़ता गया। थोड़े समय बाद दोनों के टेम्परेचर क्या हो गए, इक्वल हो गए, और दे बोथ केम ऑन, मतलब दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ गए। साइमल्टेनियसली उन्होंने एक ही टेम्परेचर अचीव कर लिया। द मोमेंट इट हैपेंस, ठीक है, जैसे ही वो आ गया तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बैलेंस्ड, दे आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम का सेंस क्या होता है, बैलेंस से मतलब होता है, ठीक है। इसको हम फर्दर क्लासेस में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो ये एक बैलेंस स्टेट में आ गए, दोनों का टेम्परेचर अब क्या है, सिमिलर टेम्परेचर है, दोनों एक ही एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। इसीलिए जब हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, गर्म पानी का टेम्परेचर थोड़ा लोअर हो जाएगा, ठंडे पानी का। हम इसको डेफिनेटली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते गर्म पानी और ठंडे पानी को एक बार हमने मिला दिया तो, बट दोनों सिस्टम क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। अब ये जो टेम्परेचर है आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्या हो गया, ठंडा हो गया, थोड़ा अब कम गर्म है वो, ठीक है। और वो अब हम क्या कर सकते हैं, वो हम कंज्यूमेबल है, हम आराम से पी सकते हैं उसको। सो ये बेसिकली टेम्परेचर ने क्या किया, एनर्जी का ट्रांसफर किया। टेम्परेचर के थ्रू क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। किधर से किधर हुआ, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में। इस एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, दिस एनर्जी ट्रांसफर इज टर्म्ड एज हीट। हीट वर्ड हमने कई बार सुना है, ठीक है, और आगे भी सुनते रहेंगे। हीट क्या है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स। कई तरीके के एनर्जी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पेन को नीचे छोड़ूंगा तो ये एनर्जी लूज कर रहा है, तो ये भी एक एनर्जी ट्रांसफर है। मगर क्या ये हीट है, क्या ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ क्या ये हीट है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर दो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हो तो उस कंडीशन में उस एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कह देते हैं, हीट। एनर्जी ट्रांसफर कई तरीके से हो सकते हैं, मगर अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इसको हम फर्दर क्लास में और भी ज़्यादा एलेबोरेट करने वाले हैं। टेम्परेचर की ही कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हीट से रिलेटेड मैं और एक दो बातें आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जनरली हम अगर एक हॉट एनवायरनमेंट में है, सपोज कर लीजिए कि 40-43 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री या 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, और एक पार्क में आप खड़े हैं और वहाँ पर दो बेंचेस हैं। एक बेंच मेटल की है, से आयरन की बेंच है, लोहे की बेंच है, और दूसरी बेंच जो है वो वुड की है। नाउ यू आर वेरी टायर्ड, यू वांट टू सिट डाउन, तो आप कौन से बेंच पे बैठना प्रेफर करेंगे, आयरन बेंच पे या मेटल बेंच पे या फिर वुडन बेंच पे? आई नो योर आंसर इज गोइंग टू बी द वुडन बेंच. Everybody's answer is going to be
द वुडन बेंच। वाई? तो एक बेसिक थॉट हमारे दिमाग में आती है कि भाई सन तो चमक रहा है, बहुत बढ़िया से अच्छे से एनर्जी दे रहा है, मेटल का टेम्परेचर जो है और वुड का टेम्परेचर जो है उसमें क्या कोई फ़र्क होगा क्या? अगर हम इस चीज़ को सोचें, क्या मेटल यानी जो हमारी लोहे की बेंच थी वो हायर टेम्परेचर पे होगी वुड के बेंच से, या लोअर टेम्परेचर पे होगी, या सेम टेम्परेचर पे होगी? द आंसर इज बोथ द बेंचेस आर एट सेम टेम्परेचर। क्यों भाई? सन तो सेम एनर्जी ही ट्रांसफ़र कर रहा है ना, इट इज़ प्रोवाइडिंग द सेम एनर्जी टू बोथ द मटेरियल्स। वो आयरन को भी उतना ही एनर्जी दिया, उसने वुड को भी उतना ही एनर्जी दिया, वो थोड़ी ना डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो क्या ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं? नहीं। लेकिन जब हम वुड पे बैठते हैं तो हमें एकदम से, या हम कह सकते हैं कि हमें हॉट फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गलती से आयरन बेंच पे बैठ गए तो हो तब क्या होगा, ठीक है ना? तो यू नो व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ पिंच, सडन पिंच। एकदम से हमको क्या होगा, पिंच आएगा, ठीक है। क्यों आया वो पिंच? और वुड पे बैठने पर वो पिंच क्या नहीं आएगा कभी? ऐसा नहीं है, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर है। लेकिन जब आप वुड पे बैठते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वुड से आपके अंदर, उसकी जो ट्रांसफ़र की रेट है वो स्लो होती है, और इस वजह से सडन पिंच नहीं मिलता, क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, वो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको गर्म फील होने वाला है लेकिन थोड़ा समय लगने वाला है उसमें। ऑन दी अदर हैंड मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो है ये तुरंत एनर्जी का ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सडनली पिंच आएगा, तुरंत हमें वो हीट फील होगी। इस वजह से अगर हम देखें और इस चीज़ को हम सोचें भी, तो बेसिकली टेम्परेचर जो है, हम जब कहते हैं ना इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो एनर्जी पर पार्टिकल बता रहा है। क्योंकि अगर मैं हॉटनेस और कोल्डनेस के हिसाब से देखता तो उस हिसाब से मुझे मेटल का जो टेम्परेचर था, मैं कहता ये ज़्यादा टेम्परेचर पर है, और वुड जो है वो मैं कहता थोड़ा कम टेम्परेचर पे है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, दे आर बोथ एट सेम टेम्परेचर। उनके पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशन है वो सिमिलर हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर सेम एनर्जी ही पोजेस कर रहे हैं, बट द रेट ऑफ ट्रांसफर इज डिफरेंट। तो इसी वजह से टेम्परेचर हम क्या कहते हैं, बेसिकली टेम्परेचर को हमको कैसे समझना चाहिए, इट इज़ एनर्जी पर पार्टिकल। खाली अगर हॉटनेस और कोल्डनेस के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ दी टेम्परेचर डिफरेंस इज टर्म्ड एज हीट। इसको हम आगे क्लासेस में और इलेबरेट करेंगे। अभी हम आ जाते हैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स थी उसके अंदर भी देखा था। तो केल्विन इसका एसआई यूनिट होता है। देयर आर सेवरल स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कई सारे स्केल्स हैं जिन पर टेम्परेचर को निकाला जा सकता है। जैसे हमने प्रेशर के लिए देखा था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है ना, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। फिर उसको हम 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg, 1.013 बार, 1 atm सब लिख सकते हैं। तो दीज आर, व्हाट आर दीज थिंग्स? दे आर डिफरेंट स्केल्स, दे आर डिफरेंट वेज, और आप कह सकते हो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। तो मेजरमेंट में चीज़ तो सेम ही मेजर हो रही है भाई, अल्टीमेटली बात तो हम सेम ही कर रहे हैं। मैं 1 बार बोलूँ, मैं 1.013 बार बोलूँ या 1 atm बोलूँ, एक ही बात है। अगर मेरे ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 1 atm का प्रेशर लग रहा है, तो क्या ये 1.013 बार का प्रेशर नहीं है? बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो यूनिट डिफरेंट हैं, मेजरमेंट के तरीके अलग अलग हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लाइकवाइज। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये सब क्या है? यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन्स हैं। तो बात तो सेम चीज़ की ही हो रही है। तो टेम्परेचर के भी ऐसे कई सारे स्केल्स हैं जिसपे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसी में से हमारा सबसे पहला, हम जो डिफरेंट स्केल्स को स्टडी करने वाले हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हमारे पास कौन कौन सा स्केल है टेम्परेचर के लिए? एक तो होता है सेल्सियस स्केल, हम डिग्री सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा होता है केल्विन स्केल, देन देयर इज र्यूमर, रैंकाइन। तो देयर आर सेवरल स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मगर हमारे पास 3 बेसिक स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं जिनको हमको अभी आने वाले 2 ईयर्स के अंदर मास्टर करना है। उनके ऊपर हमें सारी जानकारी रखनी है। कौन कौन से हैं? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर के स्केल्स से। देखो यहाँ पर मैंने
एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लिया और दूसरे उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में एक स्केल बनाया है। से वाटर के लिए कर लेते हैं, ठीक है, कि वाटर है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एक स्केल है। अब भाई मान लो एक स्टूडेंट ए आया, उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट में ए बोलूँगा, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट में बी बोलूँगा मेरे स्केल पर। फिर दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला कि भाई मेरे स्केल पर मैं बॉइलिंग पॉइंट को x बोलूँगा वाटर के और फ्रीजिंग पॉइंट को y बोलूँगा। इसी तरीके से तीसरे स्टूडेंट ने बोला कि मैं बॉइलिंग पॉइंट को p बोलूँगा और फ्रीजिंग पॉइंट को q बोलूँगा। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन उससे क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या? क्या वाटर के अंदर जो फील आती है फ्रीजिंग पॉइंट पर, हर पार्टिकल को जो फील आ रही होगी, या बॉइलिंग पॉइंट पर जो फील आ रही होगी, क्या वो फील चेंज हो जाएगी? क्या वो एनर्जी चेंज हो जाएगी? क्या नहीं, वो तो सेम ही रहेगी। तो बेसिकली जब हम a माइनस बी करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये जो मॉड्यूलस का सिंबल है क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो इस a माइनस बी की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? x माइनस वाई के या p माइनस क्यू के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप किसी भी स्केल पे ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, इसमें पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे a से b में मैं बोलूँ कि 10 पार्ट्स थे, x से y में मैं बोलूँ कि 50 पार्ट्स थे, p से q में मैं बोलूँ कि भाई मैंने स्केल को 100 पार्ट्स में बांट दिया। तो स्केल को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बट स्केल की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे रिलेशन निकालने के लिए यूज करेंगे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल देखें, क्योंकि इसको यूज करने वाले हैं हम। तो सेल्सियस स्केल को या डिग्री सेल्सियस स्केल को के ऊपर अगर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर हम केल्विन स्केल पे देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373.15 केल्विन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। नाउ अब इनके रिलेशन निकालेंगे कैसे? देखो, अगर मैं डिग्री सेल्सियस स्केल पे बात कर रहा हूँ, सपोज करो ये डिग्री सेल्सियस स्केल था ए और बी, तो बेसिकली ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू तो x माइनस वाई के बराबर होगी डिग्री फ़ारेनहाइट वाले के लिए या केल्विन वाले के लिए, ठीक है। ये तीनों तो a माइनस बी, एक्स माइनस वाई, पी माइनस क्यू क्या रहने वाले हैं? बराबर रहने वाले हैं। एक और चीज़, सपोज करो इस टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर ये है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो और केल्विन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? तो अब आप देखो, T माइनस फ्रीजिंग पॉइंट एट एवरी लेवल इन एवरी स्केल इज गोइंग टू बी सेम। T minus b is going to be equal to T minus y is going to be equal to T minus q, isn't it? A minus b, x minus y, p minus q इक्वल थे, वैसे ही T minus b, T minus y और T minus q भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, क्योंकि स्केल की लेंथ तो उतनी ही है। समझ में आया बात? स्केल की लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ मुझे क्या करना है, रिलेशन निकालना है, तो अगर मैं कहता हूँ कि जिस भी टेम्परेचर को किसी भी स्केल में आप दूसरे स्केल की मदद से निकालना चाहते हैं, उस टेम्परेचर को आप T मान लें। T में से आप क्या करें? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएं और डिवाइड करें किससे? बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। ये वाली वैल्यू हर स्केल पर क्या आएगी? सेम ही आएगी, क्योंकि देखो T माइनस बी, T माइनस वाई और T माइनस क्यू सेम था। A माइनस बी, एक्स माइनस वाई, P माइनस क्यू सेम था। तो T माइनस बी अपॉन A माइनस बी का रेशो T माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के रेशो के बराबर ही होगा, हाँ या ना भाई? जब ये वैल्यू सेम है, T माइनस बी, T माइनस वाई और T माइनस क्यू, A माइनस बी, एक्स माइनस वाई, P माइनस क्यू सेम है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस is going to be same, the ratio is going to be same। क्लियर है? इट इज लाइक कि T माइनस बी की वैल्यू 1 है और A माइनस बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। T माइनस बी की वैल्यू 1 है, A माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। T माइनस वाई की वैल्यू भी 1 है, X माइनस वाई की वैल्यू अगेन 2 है। T माइनस क्यू की वैल्यू भी 1 है और P माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? 2 है।
तो अब सब तो 1/2 ही आ रहा है ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, हाँ या ना। सो बेसिकली रेशो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ये T माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हर स्केल पे सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिग्री सेल्सियस पर जो भी टेम्परेचर T है, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेम्परेचर एट केल्विन स्केल माइनस 273.15 अपॉन 373.15 minus 273.15. This is boiling point, this is freezing point again, and similarly this is going to be temperature at Fahrenheit, degree Fahrenheit minus freezing point of water in degree Fahrenheit divided by 212 minus 32, that is again boiling point minus freezing point. तो ये वैल्यूज क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब देखो जीरो को तो हम हटा सकते हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट केल्विन। भाई ये टी की वैल्यू एक ही है, सेम टेम्परेचर की ही बात हो रही है, ठीक है ना, तो सेम टेम्परेचर को ही निकाल रहे हैं हम, है ना, लेकिन केल्विन में उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से, सपोज करो या डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो T अपॉन 100 T माइनस 273.15 बाय 100, दिस इज इक्वल्स टू T इन फ़ारेनहाइट माइनस 132/80। नाउ तो रिलेशन क्या आ जाएगा, मान लो अगर इस रिलेशन को चाहिए, केल्विन से डिग्री सेल्सियस का रिलेशन चाहिए, तो टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकलेगा, 100 से 100 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर इन केल्विन इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, 273.15। तो अगर मैं कहता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर का, तो बताओ उसको केल्विन में कितना लिखा जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर इसकी जगह क्या बिठा देना, 30 बिठा देना, तो 30 प्लस 273.15 दैट इज 303.15, दिस इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर इन केल्विन। सिमिलरली अगर मैं फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस बीच वाली वैल्यू को हटा देता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर बीच वाली वैल्यू हटा दूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100 इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, दिस इज द रिलेशन। तो वहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर। तो हम अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, तो हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी सम बेसिक यूनिट्स जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो या जो हमारे लिए यूजफुल होंगी टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है। आप लोगों को मैं एक बार फिर धीरे से वापस एक बार ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अपन ने लिखा T माइनस बी, T माइनस वाई, T माइनस क्यू, हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया स्केल पर और बोला इसको ही तीनों में बताओ, डिग्री सेल्सियस में भी बताओ, केल्विन में भी बताओ और फ़ारेनहाइट में भी बताओ। तो भाई वाटर का जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस स्केल की वैल्यू के लिए वो क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। मैं इस जगह पर डिग्री सेल्सियस में बोल सकता हूँ कि x है, यहाँ बोल सकता हूँ y है, यहाँ बोल सकता हूँ z है, बट दिस x, y एंड z आर रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द सेम थिंग, द सेम टेम्परेचर। तो x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू y माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू z माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इजंट इट। ये वैल्यू, ये लेंथ सेम रहेगी। सिमिलरली a माइनस बी की जो लेंथ थी वो भी सेम है डिग्री सेल्सियस पर, x माइनस वाई की जो वैल्यू थी वो भी सेम है डिग्री केल्विन पर, और इसी तरीके से आपके फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो दिस माइनस T माइनस बी अपॉन a माइनस बी का जो रेशो आएगा वो T माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई या T माइनस क्यू अपॉन T माइनस क्यू के सेम ही आएगा। T माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस। दिस वैल्यू इज सिमिलर टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज सिमिलर टू दिस वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में एक ही बात बता रही हैं। सिमिलरली ये तीनों वैल्यूज भी आपस में एक ही बात बता रही हैं, तो इनके रेशो भी क्या करेंगे, एक ही बात बताएंगे। क्लियर है, दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें एक और चीज़ जो हम ध्यान रख लें वो क्या है, जीरो केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर हम ये मान लेते हैं कि सभी तरीके के मोशन सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। भाई सॉलिड के पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन में रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा फैल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स का मोशन रैंडम होता है। ये सभी तरीके के मोशंस क्या होते हैं, जीरो केल्विन पे आकर सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो
तो दिस इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ द टेम्परेचर, इसको हम ध्यान रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।